एक ऐसे छोटे से जिले के बारे में सोचा जाए जिसका नाम मान लेते हैं पतालपुरम है। गर्मी का मौसम पूरे उफान पर है, आसमान से आग बरस रही है और पर जमीन पर हालत ऐसी है कि पीने के पानी की एक भयानक कमी हो गई है। बिल्कुल मतलब नदियाँ, तालाब, कुएं सब सूख चुके हैं और लोग इतने मजबूर हैं कि उन्हें गड़े और गंदे नालों का पानी पीना पड़ रहा है। हाँ, और इसका असर यह है कि जिला अस्पताल मरीजों से पूरी तरह भरा पड़ा है। जमीन पर लेटने की भी जगह नहीं बची है एक्चुअली। अरे बाप रे! हाँ, अक्यूट डायरिया बुरी तरह फैल चुका है और टीवी न्यूज़ पर लगातार बताया जा रहा है कि अब तक 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये तो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। एक बेसिक हेल्थ क्राइसिस कब एक भयानक पब्लिक इमरजेंसी बन जाती है, ये किसी को पता ही नहीं चलता। मैं तो यही मानती हूँ। सही कहा। और इस इमरजेंसी के बीच अचानक शहर की सबसे बड़ी सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। एक बहुत बड़ी रैली निकलती है जहां लोगों के हाथों में खाली मटके हैं और उनके चेहरों पर भयंकर गुस्सा है। पर यहाँ हैरानी की बात यह है ना कि ये भीड़ किसी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन नहीं कर रही। राइट, ना ही किसी डॉक्टर के खिलाफ नारे लगा रही हैं। हाँ, उन्होंने अपने स्थानीय विधायक यानी उनके एमएलए के घर का पूरी तरह से घेराव कर लिया है। पुलिस बैरिकेड्स के उस पार लोग चिल्लाकर कह रहे हैं कि इन मौतों की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ इस एमएलए को लेनी होगी। और यही वो घटनाक्रम है जो एक सबसे गहरा सवाल खड़ा करता है। असल में अस्पताल में बेड नहीं है, लोग गंदा पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं। तो एक राजनेता के घर के बाहर ये गुस्सा क्यों निकल रहा है? वही तो। आखिर इस पूरी परेशानी की, इन मौतों की असली जिम्मेवारी बनती किसकी है? और यही सवाल हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य बिंदु है। वैसे अगर ऐसे गहरे विषयों की पूरी समझ और स्मार्ट लर्निंग किसी को पसंद है तो इफ़ यू एंजॉय सच डीप एक्सप्लेनेशंस, चेक आउट माय यूट्यूब चैनल IAS Zen फॉर कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड स्मार्ट लर्निंग। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आज हम अपने स्रोतों के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार असल में काम कैसे करती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ किताबी या एग्जाम वाली बातें नहीं है ना। जब जिंदगी और मौत का सवाल हो, जब सिस्टम फेल होता है तो जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होती है, ये जानना तो सबके लिए ज़रूरी है। सही कहा। लोकल गवर्नमेंट या नेशनल पॉलिटिक्स पर चर्चा करना तो आम बात है, लेकिन हमारी रोज़ की ज़िंदगी, हमारी सेहत, नलकी का पानी, घर के बाहर की सड़क, इन सब का सबसे सीधा कनेक्शन स्टेट गवर्नमेंट से होता है। राइट। पटुलपुरम का ये उदाहरण काफ़ी प्रैक्टिकली समझाता है कि एक लोकतंत्र में जब लोग आफत में फंसते हैं तो वो सिर्फ किस्मत को दोष नहीं देते, वो सरकार का घेराव करके एक्शन की मांग करते हैं। तो मैं सोच रहा था इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पटुलपुरम के लोग जिस एमएलए का घेराव कर रहे हैं, उसका चुनाव और उसकी ताकत आखिर आती कहाँ से है? वो वहां तक पहुंचता कैसे है? अच्छा, तो एमएलए शब्द दरअसल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को दर्शाता है। भारत में हर राज्य के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम आम बोलचाल में विधानसभा कहते हैं हाँ, विधानसभा तो सबने सुना होगा। या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हम्म। इसको अगर मैं एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो स्कूल का स्ट्रक्चर बहुत काम आ सकता है। अच्छा, कैसे? मैं सुनना चाहूंगी। जैसे एक बहुत बड़ा स्कूल होता है। अब पूरे स्कूल के बच्चों को एक साथ मैनेज करना किसी एक प्रिंसिपल के लिए तो नामुमकिन है, राइट? हाँ, ऑब्वियसली। तो उस स्कूल को अलग अलग क्लासेस या सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। हाँ, मैं समझ गई। और हर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ के बच्चे अपना एक क्लास मॉनिटर चुनते हैं। एग्जैक्टली। और अगर उस क्लास की कोई समस्या है, मतलब पंखा खराब है, चौक नहीं है या पीने का पानी नहीं आ रहा, तो सारे बच्चे एक साथ प्रिंसिपल के पास नहीं जाते। वो अपने मॉनिटर को बताते हैं। हाँ, वो मॉनिटर उनकी आवाज बनकर आगे जाता है। तो स्टेट एक बड़ा स्कूल हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसकी क्लासेस हो गई और जनता जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है वो उनका एमएलए यानी उनका क्लास मॉनिटर बन जाता है। ये तुलना तो बिल्कुल सटीक है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोग अपना वोट डालते हैं और वहाँ से सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला जीत कर आता है। जीतने के बाद वो व्यक्ति विधानसभा का हिस्सा बन जाता है और उस क्षेत्र का एमएलए कहलाता है। मतलब उस एमएलए का वजूद ही लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए है ना? बिल्कुल। चुनाव में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने उम्मीदवार उतारती हैं, इसीलिए विधानसभा में अलग अलग विचारधाराओं और पार्टीज के एमएलएज बैठते हैं। चलिए, चुनाव हो गए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी ने अपना नेता चुन लिया, पर असली राजनीति तो अब शुरू होती है ना? हाँ, वही तो। ये सारे
एमएलएज जीत तो गए, लेकिन राज्य की सरकार यानी मैं गवर्नमेंट कैसे बनेगी? सारे क्लास मॉनिटर्स मिलकर तो स्कूल नहीं चला सकते ना। उन्हें एक प्रिंसिपल या लीडर की जरूरत पड़ेगी। ये समझना बेहद दिलचस्प है और इसके लिए हमारे स्रोतों में एक बेहतरीन केस स्टडी दी गई है हिमाचल प्रदेश के 2017 के असेंबली इलेक्शंस की। ओह अच्छा। हाँ, सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बहुमत यानी मेजॉरिटी के गणित से होकर गुजरता है। तो इस मेजॉरिटी के गणित की गहराई में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 यानी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसका मतलब वहां की विधानसभा में 68 एमएलएज चुनकर जाएंगे। सही कैलकुलेशन है। अब सत्ता उस पार्टी को मिलती है जो इन 68 में से आधे से ज्यादा सीट्स जीत ले। तो 68 का आधा हुआ 34 यानी 34। तो इसलिए सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 यानी 35 एमएलएज का समर्थन होना जरूरी है। एग्जैक्टली 35। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि जो पार्टी सरकार बना रही है उसे राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है। राइट। इस 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 44 सीट्स जीती थीं। अच्छा, तो क्योंकि 44 का आंकड़ा उस 35 के जादुई नंबर से कहीं ज्यादा है, तो उन्हें आसानी से मेजॉरिटी मिल गई। हाँ, और जिस पार्टी के पास ये बहुमत होता है वही रूलिंग पार्टी या सत्ता पक्ष बन जाती है। और जो बाकी बच गए उनका क्या? जो बच गए, चाहे वो किसी दूसरी बड़ी पार्टी के हों या निर्दलीय उम्मीदवार हों, वह सब मिलकर ऑपोजिशन या विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। आई सी। जैसे इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 21 सीट्स जीती थीं, इसलिए वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। विपक्ष का रोल लोकतंत्र में उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष का। क्योंकि वो सरकार पर अंकुश रखने का काम करता है, राइट? बिल्कुल सही। तो सत्ता पक्ष तो तय हो गया, लेकिन अब इन 44 जीते हुए एमएलएज में से ये कैसे तय होगा कि आगे का रास्ता कौन चलाएगा? मतलब चीफ मिनिस्टर चुनने की प्रक्रिया क्या होती है? अब बहुमत मिलने के तुरंत बाद रूलिंग पार्टी के सभी एमएलएज एक मीटिंग करते हैं और आपस में से अपना एक नेता चुनते हैं। यही नेता आगे चलकर चीफ मिनिस्टर बनता है। अच्छा। जैसे उस समय श्री जयराम ठाकुर को चीफ मिनिस्टर चुना गया था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर का काम होता है अपनी सरकार की गाड़ी चलाने के लिए एक मजबूत टीम बनाना। वो अपने अनुभवी एमएलएज में से कुछ लोगों को चुनता है और उन्हें अलग-अलग विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या कृषि का मिनिस्टर बना देता है। लेकिन इन सब की नियुक्ति सिर्फ पार्टी आपस में तो नहीं कर सकती ना। संविधान के मुताबिक इन सबको ऑफिशियली पद की शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पर गवर्नर यानी राज्यपाल की भूमिका सामने आती है। राज्यपाल ही चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि राज्य की सरकार भारत के संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही है या नहीं। अच्छा, एक कड़ी की तरह। हाँ, ये एक ऐसी कड़ी है जो राज्य और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखती है। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। अगर हम पाटलपुरम वाले उदाहरण पर वापस जाएं, जहां भीड़ गुस्से में खड़ी है। हाँ। मान लीजिए कि जिस एमएलए के घर के बाहर वो धरना दे रहे हैं, हाँ। वही एमएलए राज्य का हेल्थ मिनिस्टर भी है। ओके, राइट। तो एक ही इंसान एक ही वक्त में सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए भी है और पूरे राज्य का स्वास्थ्य मंत्री भी। वैसे इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स और पावर डायनामिक्स पर ऑल्सो ऑन ISN I regularly share detailed videos, handwritten notes and strategies that make learning much easier। पर ऑनेस्टली बताइए, एक आम जिंदगी में ये दोहरी जिम्मेदारी यानी ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर काम कैसे करती है? ये फर्क समझना सच में बेहद महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। जब कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है तो उसकी पहली पहचान एक एमएलए की होती है। उसका मुख्य काम सिर्फ अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी का, राइट? हाँ। पर जब चीफ मिनिस्टर उसी एमएलए को अपने कैबिनेट में शामिल करके हेल्थ मिनिस्टर बना देता है, तो उसके पास एक ऐसी ताकत आ जाती है जो उसकी कंस्टिट्यूएंसी से बाहर पूरे राज्य तक फैल जाती है। मतलब अब उसका काम सिर्फ पातालपुरम के एक अस्पताल में बेड लगवाना नहीं रहा, बल्कि उस पर पूरे राज्य का हेल्थ डिपार्टमेंट चलाने का बोझ आ गया है। बिल्कुल। एक स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उसके पास अपना एक बड़ा दफ्तर होगा। IAS और सरकारी अधिकारियों की एक पूरी फौज उसके नीचे काम करेगी। राइट।
उसका काम अब पब्लिक हेल्थ सिस्टम की नई पॉलिसी बनाना, अस्पतालों का बजट तय करना और पूरे राज्य में दवाओं की सप्लाई चेन को देखना है। तो बेसिकली एक एमएलए के रूप में वो सिर्फ अपने कुछ हजार वोटर्स को जवाबदेह है, लेकिन एक मिनिस्टर के रूप में वो पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अकाउंटेबल हो जाता है। एग्जैक्टली वही बात है। पर देखिए, जब किसी एक इंसान के पास पूरे राज्य का बजट और इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी आती है, तो मनमानी होने का डर सबसे ज्यादा होता है ना। हाँ, वो डर तो हमेशा रहता है। ऐसे में जब पातालपुरम में डायरिया जैसी भयानक बीमारी से लोग मर रहे हैं, तो इन ताकतवर मंत्रियों को कटघरे में कौन खड़ा करेगा? उनसे जवाब कौन मांगेगा? यहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली का सबसे शक्तिशाली रूप सामने आता है। विधानसभा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये वो आखिरी जगह है जहां बड़े से बड़े मंत्री को अकाउंटेबल ठहराया जाता है। और वहाँ डिबेट्स होती हैं ना। हाँ, जब असेंबली का सेशन चल रहा होता है तो सारे एमएलएज, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, एक जगह जमा होते हैं। वहीं पर राजनीति की सबसे तीखी और गर्मा-गर्म बहस होती है। हमारे स्रोतों में विधानसभा के अंदर होने वाली ऐसी ही एक बहस का बड़ा ही नाटकीय वर्णन किया गया है। अगर हम उस बंद कमरे के माहौल को इमेजिन करें, तो वहां लंबी कतारें हैं, माइक्रोफोन्स लगे हैं, बिल्कुल। और अचानक विपक्ष का एक एमएलए अपनी सीट से उठता है और पूरे आक्रोश में बोलता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी अखंडा गांव में पिछले 3 हफ्ते में 15 मौत हो चुकी हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि खुद को टेक्नोलॉजी ड्रिवन कहने वाली सरकार डायरिया को रोकने में फेल हो गई है। बहस का आक्रोश एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके बाद एक विपक्षी एमएलएज कड़े सवालों की झड़ी लगा देते हैं। वो पूछते हैं, सरकारी अस्पतालों की ऐसी बुरी हालत क्यों है? पतालपुरम में नए डॉक्टर्स क्यों नहीं अपॉइंट किए जा रहे हैं? टैंकर्स कहाँ हैं? राइट। हाँ, पानी के टैंकर्स कहाँ हैं? ओआरएस के पैकेट्स लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? ये विपक्ष का बुनियादी काम है, सरकार की खामियों को ढूंढना और मंत्रियों को पसीना ला देना। पर सत्ता पक्ष भी तो खामोश नहीं बैठता ना। उनके एमएलए तुरंत अपने मंत्रियों का बचाव करने उठ जाते हैं। हाँ, उनको डिफेंड तो करना पड़ेगा। जैसे चर्चा में एक एमएलए कहता है कि विपक्ष बेवजह आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है जनता में डर फैलाने के लिए। सरकार दिन रात कचरा साफ करवा रही है, और पिछली सरकार ने साफ सफाई का पूरा बजट बर्बाद कर दिया था। वही ब्लेम गेम। एग्जैक्टली, ये तो टिपिकल ब्लेम गेम जैसा लगता है, जहां सवाल का जवाब देने के बजाय पिछली सरकार पर तीर छोड़ दिए जाते हैं ना। ये देखने में भले ही ब्लेम गेम लगे, पर इस पूरी बहस के पीछे लोकतंत्र का एक बहुत गहरा सिद्धांत काम कर रहा है। वो क्या? हमें यहाँ 2 भारी शब्दों को समझना होगा, लेजिस्लेचर यानी विधायिका और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। इन दोनों के बीच का टकराव ही दरअसल सिस्टम को चलाता है। इन दोनों शब्दों का इस गर्मागर्म बहस से क्या रिश्ता है? देखिए, जो मंत्री सरकार चला रहे हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर और उनके हेल्थ मिनिस्टर, वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं। उनका काम है चीज़ों को ज़मीन पर उतारना, लेकिन उन्हें ये मनमानी ताकत अपने आप नहीं मिली। तो उन्हें ताकत किसने दी? उन्हें ये ताकत विधानसभा में बैठे उन पूरे 68 एमएलएज द्वारा मिली है। इन सारे एमएलएज के पूरे समूह को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। ओह अच्छा, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके द्वारा लिए गए हर छोटे बड़े फैसले को लेजिस्लेचर की मंजूरी लेनी ही पड़ती है ना। बिल्कुल सटीक। लोकतंत्र को इसलिए नहीं बनाया गया कि काम जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे हो जाए, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि हर काम पर कड़े सवाल उठाए जा सकें। असेंबली में ये एमएलए सवाल पूछकर एक तरह से फ्रिक्शन इंजन या स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। राइट, मतलब वो चेक करते हैं टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। लेजिस्लेचर दरअसल एग्जीक्यूटिव के काम पर नजर रखता है और उन्हें मनमानी करने से रोकता है। तो पतालपुरम का संकट सिर्फ एक स्थानीय नेता का सिरदर्द नहीं रहा, उस मुद्दे ने पूरे हेल्थ मिनिस्टर को कड़े सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पर एक मिनट, ठंडे दिमाग से सोचते हैं, ये सारे सवाल जवाब तो असेंबली के बंद दरवाजों के अंदर एसी कमरों में हो रहे हैं ना। हाँ। असेंबली के अंदर चाहे जितने मजबूत तर्क दिए जाएं, बाहर जो आम जनता है, जो पतालपुरम की आग उगलती सड़कों पर अपने बच्चों को खोने के दुख में खड़ी है, उन्हें इस बहस से क्या फायदा?
क्या सिर्फ कमरे के अंदर सवाल जवाब होने से उन्हें राहत मिल जाएगी? ये बहुत ही व्यावहारिक और कटु सवाल है और यहीं पर असेंबली की चार दीवारी टूटकर बाहरी दुनिया से जुड़ती है। लोकतंत्र में जवाबदेही सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रह सकती। तो बाहर क्या होता है? ये ताकत के साथ एक्शन में आती है। सही याद दिलाया। श्रोतों में भी इस बात का जिक्र है कि बहस के बाद हेल्थ मिनिस्टर को मजबूरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ती है। बिल्कुल। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बड़े अखबारों, टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया के पत्रकार जमा होते हैं। मंत्री और उनके टॉप अधिकारियों को अब आम जनता की तरफ से आए इन पत्रकारों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उन्होंने असल में क्या कदम उठाए हैं। और वहाँ पत्रकार डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। हाँ, मीडिया के लोग वहाँ वैसे ही तीखे सवाल पूछते हैं जैसे असेंबली में विपक्ष ने पूछे थे, टैंकर कहाँ है, पैसे कहाँ गए। और अगले दिन ये सारी बातें अखबारों की हेडलाइंस बन जाती हैं। इसका मतलब मीडिया एक मजबूत ब्रिज का काम कर रही है। जो बातें असेंबली में छुपी रह सकती थीं, उसे जनता के ड्राइंग रूम तक पहुंचाती है ना? हाँ, और जनता का जो गुस्सा एमएलए के घर के बाहर था, उस प्रेशर को सीधा सरकार के कमरे तक पहुंचाती है। और इस लगातार बन रहे प्रेशर का असर सीधा ग्राउंड पर दिखता भी है। जैसे हम पाटलपुरम के केस में देख सकते हैं कि सरकार अब सिर्फ पेपर पर पॉलिसी बनाकर बच नहीं सकती। आखिरकार चीफ मिनिस्टर को अपना एसी कमरा छोड़कर पाटलपुरम जिले का दौरा करने उतरना ही पड़ता है। सही कहा। उन्हें मजबूरी में उन अस्पतालों में जाकर उन परिवारों से मिलना पड़ता है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। उन्हें मुआवजा यानी फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन की घोषणा करनी पड़ती है। और इंक्वायरी भी तो बिठानी पड़ती है। हाँ, सीएम को वादा करना पड़ता है कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनेगी जो पता लगाएगी कि गलती किसकी थी। साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया जाता है कि वो मिलकर जल्दी से साफ पानी की व्यवस्था करें। पर ये तो हुई आपातकालीन राहत, जिसे हम इमीडिएट डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं। लेकिन एक राज्य सरकार का सबसे लंबा असर छोड़ने वाला काम तो कुछ और ही होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और वो है लॉ मेकिंग, यानी नए कानून बनाना। क्योंकि सिर्फ टैंकर से पानी भिजवाना या मुआवजा बांटना इस बीमारी को अगले साल वापस आने से नहीं रोक पाएगा। एग्जैक्टली। नए कानून ही स्थायी समाधान बन सकते हैं। तो कानून के जरिए ऐसे स्थायी समाधान कैसे निकलते हैं? इसका असर ग्राउंड पर कैसा दिखता है आखिर? देखिए, असेंबली चाहे तो इस संकट से सीख ले पर नए और सख्त कानून पास कर सकती है। उदाहरण के लिए सरकार आगे के लिए ये कानून बना सकती है कि हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पब्लिक टॉयलेट्स बनाना अनिवार्य होगा। या फिर हर गांव में एक ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर का होना जरूरी कर दिया जाए, है ना? बिल्कुल। जब ये सख्त कानून असेंबली में पूरी बहस के बाद पास हो जाते हैं, तब डिपार्टमेंट्स इन कानूनों को मजबूरी में नहीं बल्कि कानूनी दायित्व के रूप में जमीन पर लागू करते हैं। तो अगर इस पूरे डिस्कशन को सम अप किया जाए तो इस पूरे साइकिल की शुरुआत होती है एक आम नागरिक के वोट देने से। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है जो एमएलए बनकर आगे जाता है। राइट। फिर जिस पार्टी के पास ऐसे आधे से ज्यादा एमएलएज होते हैं वो मेजॉरिटी माँ पार करके सरकार बनाती है, यानी एग्जीक्यूटिव बनाती है। सही बात है, ये बिल्कुल ठीक फ्लो है। पर चुनाव जीतने के अगले ही दिन की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है ना? जब पातलपुरम जैसा कोई संकट आता है तो विपक्ष के एमएलएज असेंबली के अंदर उनसे कड़े सवाल पूछते हैं। फिर बाहर मीडिया और जनता का विरोध प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाता है और उस प्रेशर में सरकार को आपातकालीन कदम उठाने पड़ते हैं और भविष्य के लिए नए कानून बनाने पड़ते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये लोकतंत्र की सबसे सुंदर समरी है। पर एक चीज़ और है जो हमारी सोर्स मटेरियल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जोड़ी गई है, जो इस चर्चा को एक नया आयाम देती है। अच्छा, ऐसा क्या दिया गया है आखिरी में? उसमें एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट का बड़ा ही रोचक जिक्र है। वॉलपेपर प्रोजेक्ट? हाँ, ये दरअसल एक स्कूल के बच्चों की एक्टिविटी है जहाँ क्लास 6 के बच्चों ने 2006 के डेंगू एपिडेमिक पर एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट और एक बड़ा सा वॉलपेपर बनाया था। उन छोटे बच्चों ने खुद पब्लिक हेल्थ पर पोएम्स लिखी, आसपास के इलाकों से केस स्टडीज बनाई और लोगों के इंटरव्यूज लिए। वाह, ये तो सच में दंग कर देने वाली बात है।
क्लास 6 के बच्चे जो अभी ठीक से बड़े भी नहीं हुए हैं, वो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी और एपिडेमिक जैसी जटिल चीज़ों को समझ रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो हम सुनने वालों के दिमाग में छोड़कर जाना चाहेंगे। हमारे समाज में अक्सर ये सोच होती है कि हमारा काम सिर्फ 5 साल में एक दिन आता है जब हम वोट डालते हैं। हाँ, ज़रा लोग वही सोचते हैं। पर क्या वाकई लोकतंत्र इतना छोटा है? अगर स्कूल के 6ठे दर्जे में बैठा एक छोटा बच्चा भी ये समझ सकता है कि उसके आसपास फैल रही बीमारी को रोकना सरकार का काम है और वो सवाल पूछ सकता है, तो आम जनता की भागीदारी सिर्फ इलेक्शंस तक ही सीमित क्यों रहनी चाहिए? सच्चाई तो ये है कि डेमोक्रेसी तभी ठीक से काम करती है जब हम सब हर दिन अपनी आंखें खुली रखें और सवाल पूछते रहें। ये अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर विचार है। लोकतंत्र एक चुनाव का इवेंट नहीं है, ये लगातार चलने वाला एक आक्रामक एक्शन है। किसी को भी इन मुद्दों पर सोचने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और हाँ, एक्सप्लोर IAZN ऑन यूट्यूब फॉर मोर ऐसे ही पावरफुल एंड स्मार्ट कंटेंट। उम्मीद है कि जो लोग इस चर्चा को सुन रहे थे उन्हें आसपास के राजनीतिक सिस्टम को देखने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा। सवाल पूछते रहना जरूरी है और सीखते रहना उससे भी ज्यादा।